क्वेश्चन नंबर 32 में जो ए पार्ट है इसका, उसको क्या कह रहा है इसको हम समझते हैं कि अ रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स V is equal to Vm sin omega t. Derive an expression for the impedance of the circuit. तो क्या कह रहा है यहाँ पर कि हमारे पास सर्किट के अंदर एक रजिस्टर है और एक कैपेसिटर है, ठीक है। यानी दो ही एलिमेंट, दो ही इसमें हमारे पास एलिमेंट है कि रजिस्टर एक कैपेसिटर, ठीक है। इसमें इंडक्टर नहीं है। तो रजिस्टर एंड कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, कैसे कनेक्ट करेंगे सीरीज में, टू एन एसी सोर्स, ठीक है। एसी सोर्स जो हमारे पास V is equal to Vm sin omega t. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इम्पिडेंस, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इम्पिडेंस। इम्पिडेंस मतलब Z, क्या था Z, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द LCR सर्किट। अब इसमें इंडक्टर तो है नहीं, तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ये हमारे पास CR सर्किट है, यानी कैपेसिटर और रजिस्टर वाला एक सर्किट है। तो इस कैपेसिटर और रजिस्टर वाले सर्किट के लिए हमें फाइंड करना है एक्सप्रेशन, किसके लिए, इम्पिडेंस के लिए, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं। इसका डेरिवेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे हमने जो डिराइव कर रखा है उसमें। तो उसमें हम क्या ले रहे थे, उसमें हमने वहां पर इंडक्टर भी कंसीडर करा था, तो इसमें इंडक्टर हम हटा देंगे बस, और पूरा पूरा डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना, ये उसी के ही जैसा है। ओके, तो इसको हम यहाँ पर एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हो रहा है इसमें, हम्म, एक सेकेंड, इसको हटाना पड़ेगा। अभी दिख रहा है PDF सही से? ये PDF दिख रहा है मानसी? हाँ भैया अभी दिख रहा है। हाँ दिख रहा है। ठीक है, ठीक। तो देखो ध्यान से, इसमें क्या बोल रखा था कि अ रजिस्टर एंड अ कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एसी सोर्स V is equal to Vm sin omega t. डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इम्पिडेंस, हमें इम्पिडेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इम्पिडेंस क्या होता है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द LCR सर्किट। तो यहाँ पर जो हमारे पास सॉल्यूशन है वहीं पर हम जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्पेस भी है अच्छा खासा। तो देखो सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पर एक रजिस्टर और एक हम लेते हैं कैपेसिटर, ठीक है। ये दो ही हमारे पास इस सर्किट के अंदर एलिमेंट दे रखे थे, और हमने इन दोनों को कनेक्ट करा है एक AC सोर्स से, ठीक है। ये हमारा एक AC सोर्स है, और इसका पोटेंशियल कितना दे रखा है, V इज इक्वल टू V नॉट या Vm साइन ओमेगा टी, ठीक है। ये हमें दे रखा है। अब यहाँ पर हम्म अब यहाँ पर देखोगे ध्यान से, तो हमारे पास क्या है, ये जो ये रजिस्टेंस है, इसका रजिस्टर जो है, इसका रजिस्टेंस हमें R दे रखा है ना, इस रजिस्टर का रजिस्टेंस R है। और ये जो कैपेसिटर है ये भी क्या करेगा, एक रजिस्टेंस जो है वो इस पे लगाएगा, है ना। वो रजिस्टेंस कितना होगा, तो उसको हम बोलते हैं क्या, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, याद होगा।
इंडक्टर केस में उसे बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर के केस में उसको क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। और कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस को किससे शो करते हैं हम, उसको हम शो करते हैं एक्ससी से, ठीक है। तो ये एक्ससी हमारे पास क्या है, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस, यानी इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, उसको क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटेटिव रिएक्टेंस। ओके, अच्छा, यहाँ पर जो करंट जा रहा है उसको हम यहाँ पर आई बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान दोगे, हमने इसका जो इम्पिडेंस का एक्सप्रेशन निकाला था, उससे पहले हमने यहाँ पर क्या करा था, इसका डायग्राम बनाया था, एक फेजर डायग्राम बनाया था। फेजर डायग्राम कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर, तो देखो, फेजर डायग्राम बनाने के लिए हमारे पास क्या है, यहाँ पर सबसे पहले ये हमने वोल्टेज जो ले रखा है, वोल्टेज की डायरेक्शन है, वोल्टेज अक्रॉस दी रजिस्टर के लिए, और यही जो डायरेक्शन होती है हमारे करंट की भी होती है, ठीक है। हमने करंट की भी डायरेक्शन क्या माना है, यही डायरेक्शन हमने मान रखा है, ठीक है। थोड़ा डार्क कलर ले लेता हूँ यहाँ पे, ये, तो ये हमने करंट की भी डायरेक्शन मान रखा है। अब यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टेंस होता है ना, जो रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है, जिसको हम वी आर बोलते हैं, और जो करंट होता है वो सेम डायरेक्शन में होते हैं, सेम फेस में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस लाइन को शो करने वाला हूँ वी आर से। अच्छा, अब क्योंकि इसमें एक कैपेसिटर ही लगा हुआ, इंडक्टर तो लगा हुआ नहीं, तो कैपेसिटर जो मान लेते हैं उसका जो यहाँ पर वोल्टेज वाला वेक्टर होगा, है ना, यानी वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, जिसको मैं VC से डिनोट करूंगा, वो ये है। अब क्या करने वाले हम यहाँ पर हम एक रिजल्टेंट वोल्टेज का वेक्टर लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, V बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान दो, जितनी यहाँ पर इसकी लेंथ है उतनी ही यहाँ पर भी इसकी लेंथ होगी, है ना, क्यों, क्योंकि ये रेक्टेंगल हमने बनाया है, तो रेक्टेंगल की ये जो साइड होगी वो ये भी साइड होगी। तो याद होगा हमने डेरिवेशन जब करा था बिल्कुल इसी टाइप का करा था, बस उसमें इंडक्टर भी था। अब सिर्फ कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के लिए लेके करेंगे। तो ये जो हमारे पास लेंथ है ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हम पे VC, और ये क्या हम पे VR। तो ये जो हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज है वो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा वो क्या आएगा, तो वो यहाँ पर होगा, देख सकते हो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्राइंगल अगर है तो यहाँ पर हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। पाइथागोरस कैसे लगाओगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास v का स्क्वायर इज इक्वल टू में वी आर का स्क्वायर प्लस में VC का स्क्वायर। समझ रहे हो हमने क्या करा है यहाँ पर, इस ट्राइंगल के अंदर, इसको कोई नाम भी दे सकते हो, इसको हम OAB बोल देते हैं। तो ट्राइंगल OAB के अंदर हमने पाइथागोरस लगाया, जिसमें OB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर, जिसमें V क्या है, V है हमारे पास रिजल्टेंट वोल्टेज, और VR क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर। ये जो हमारे पास रजिस्टर है इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या लिया हमने, VR ले रखा है, ठीक है। और इसके अक्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा हमारे पास, VC, कैपेसिटर है ये, तो इसके अक्रॉस का ये वोल्टेज हमने ये लिया है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, V इज इक्वल टू IR, यानी ओम्स लॉ, ठीक है। तो यहाँ पर V R की जगह पर, VR मतलब वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, उसकी जगह क्या ले सकते हैं, V इज इक्वल टू IR। अब यहीं पर अगर हम बात करते हैं वोल्टेज अक्रॉस दी कैपेसिटर, वो कैसे निकालेंगे, तो उसको हम निकाल सकते हैं यहाँ पे VC इज इक्वल टू क्या, करंट तो यहाँ पे सेम है ना, क्योंकि सीरीज में लगा रखा है, तो करंट जो रेजिस्टेंस के क्रॉस जाएगा वही इसके कैपेसिटर के क्रॉस भी जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, VC इज इक्वल टू I इंटू में यहाँ पर क्या आ जाएगा XC, है ना। ये XC क्या शो कर रहा है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कैपेसिटर, तो यहाँ पे VC के जगह पर हम इसको पुट कर सकते हैं। ये हमारा रिजल्टेंट जो वोल्टेज है, ठीक है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज हम निकालेंगे करंट और रेजिस्टेंस के टर्म में, तो क्या लिखेंगे I इंटू में R बेसिकली क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दीज टू एलिमेंट्स, और उस इफेक्टिव रेजिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, इम्पिडेंस, और इम्पिडेंस को किसे डिनोट करते हैं, Z से। तो अगर हमारे पास जो इम्पिडेंस है उसको हम Z से अगर शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, IZ। तो बस इन तीनों वैल्यूज को इसके अंदर पुट कर दो। तो V की जगह क्या V की जगह क्या रखने वाले हैं यहाँ पे हम, I इंटू Z, तो ये आ जाएगा I इंटू Z का स्क्वायर
इज इक्वल टू वी आर की जगह क्या रख दोगे, आई इंटू में आर का स्क्वायर प्लस में वी सी की जगह क्या रख देंगे हम, आई इंटू में एक्स सी का स्क्वायर। कॉमन क्या आ रहा है सभी में से, सभी में से कॉमन क्या है इसमें से बताओ, और जेड आएगा यहाँ पे, सॉरी ये जेड आएगा, ठीक है। आई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर और ये हम पे एक्स सी का स्क्वायर। तो देख सकते हो आई स्क्वायर कॉमन ले सकते हो, इसको काट सकते हैं, यानी सभी में से आई स्क्वायर को यहाँ से हटा लेते हैं। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। तो इस स्क्वायर को उठा के उधर भेज दो, तो ये आ जाएगा z इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में एक्स सी का स्क्वायर। ओके, तो ये सिंपल सा एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, किसके लिए, इम्पिडेंस के लिए। तो देखो ध्यान से, जब हमारे पास इंडक्टर नहीं था तो उस केस में एक्सप्रेशन क्या था, ये देखा जाए तो हमने जो जनरल फॉर्मूला पढ़ रखा है ना इम्पिडेंस का, ये उसी से ही निकाला जा सकता था। अगर हम इंडक्टर कंसीडर करते तो इंडक्टर के केस में हमारे पास z क्या था, z था हमारे पास आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे एक्सएल नहीं है तो ये वाला टर्म हट जाएगा, तो ये एक्सी का स्क्वायर ही तो आएगा, तो ये ऐसे लिख देंगे। तो कई बार ऐसा होगा डेरिवेशन में कि वो कैपेसिटर की जगह इंडक्टर भी दे सकता है, तो वहां पर क्या यूज करेंगे हम, एक्सएल यूज करेंगे। एक्सएल क्या है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर। तो वहां पे एक्सप्रेशन क्या होगा, तो वहां पे एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस में एक्सएल का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर कोई एक एलिमेंट नहीं दे रहा था तो उससे कंफ्यूज मत होना, ठीक है, उससे हम आसानी से वैसे मेथड फॉलो करके हम कर सकते हैं। ओके, तो कोई इसमें डाउट तो नहीं, मानसी आर्यन, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। नहीं भैया। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास इम्पिडेंस वही आया है, z इज इक्वल टू, ये आसान तरीके से ऐसे कर सकते हो। इसमें तुम यहाँ पर डायग्राम ये वाला भी बना सकते हो, इसने ऐसे थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना रखा है यहाँ पे, तो वो भी कर सकते हो। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे जो वो पूछ सकता था, ठीक है, वो क्या, कि यहाँ पर फेस डिफरेंस बताओ। फेस डिफरेंस कैसे बताएंगे, तो वो बड़ा सिंपल सा है। फेस डिफरेंस बेसिकली, फेस डिफरेंस क्या होता है, ये वाला एंगल जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे पास रेजिस्टेंस, जो वोल्टेज का रेजिस्टेंस है और जो यहाँ पे कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, उनके बीच का एंगल कितना, 90 का है। लेकिन ये जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज बना रहा है एंगल, ये फाई, इसी को बोलते हैं फेस डिफरेंस। अगर फेस डिफरेंस निकालने को आता है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा है यहाँ पर, क्या कि यहाँ पर इसी ट्राइंगल के अंदर तुमने देखा कि ये वाला क्या है, ये हमारे पास वी सी की वैल्यू है ना, ये वी सी है हमारे पास, और ये क्या हमारे पास वी आ रहा है। तो टेन क्या होता है, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेन फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है, वी सी है ना, और बेस क्या है हम पे, वी आर। तो हम यहाँ पर वी सी और वी आर, इसको हम रेजिस्टेंस के टर्म में वाले भी बदल सकते हैं। जैसे यहाँ वी सी की जगह क्या लिख सकते हो, आई इंटू में एक्स सी, ठीक है, और वी आर की जगह क्या लिख सकते हो, आई इंटू में आर। तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन फाई इज इक्वल टू एक्स सी अपॉन में आर, ठीक है। और टेन को चाहो तो उधर भेज सकते हो, हालांकि यहाँ तक भी ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारा फेस डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, फेस डिफरेंस, ठीक है। तो ये भी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर इसी में हमसे क्या क्या चीजें पूछा है, और उसने एक तो हमसे पूछा था इसने कि एक्सप्रेशन बताओ इम्पिडेंस का, वो कर दिया हमने, ठीक है। और इसने एक और क्वेश्चन पूछा है इसके अंदर, तो वो हम देखते हैं क्या है। हम्म, यहाँ पर इसमें एक और चीज पूछा था, when does an inductor act as a conductor in a circuit, ठीक है, give reason for it, यानी कोई इंडक्टर जो है ना, वो एक कंडक्टर के जैसे कैसे काम कर सकता है। देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है, कि ये बोल क्या रहा है यहाँ पर। इंडक्टर होता क्या है बेसिकली, जब भी हम किसी वायर को ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स दे देते हैं, ठीक है, यानी कॉइल के फॉर्म में बदल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो इंडक्टर बन जाता है। मान लो जैसे कि हमारे पास क्या है, एक ये वायर है, ठीक है, तो ये एक कंडक्टर है सिंपली। अब इसी वायर को रोटेट करके हमने कॉइल की फॉर्म में बदल दिया।
अब कॉइल की फॉर्म में अगर हम बदल देते हैं तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास इंडक्टर। ठीक है, तो कोई भी इंडक्टर कब एक कंडक्टर के जैसे बिहेव करेगा किसी सर्किट के अंदर, तो ये हम कैसे बताएंगे? तो ध्यान दो जरा, जब भी हम इंडक्टर की बात करते हैं, है ना, तो वहां पर हम इसको किस में लगा रहे हैं, एसी सोर्स में लगा रहे हैं। एसी सोर्स जो हमारा सर्किट है वो क्या है, एसी सोर्स वाला सर्किट है। ठीक है, अब एसी सोर्स में क्या होता है कि करंट की वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज हो रही होती है, वेरी कर रही होती है ना, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, कभी पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा होता रहेगा। तो क्योंकि एसी सोर्स केस में करंट की वैल्यू हमेशा चेंज हो रही होती है, तो उस केस में जो हमारे पास इंडक्टर है ना, वो वहां पर जो है अपना इम्पोर्टेंट जो रोल है इसका, है ना, इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी वगैरह वो सब शो करता है। लेकिन अगर हमने एसी की जगह डीसी लगा दिया तो करंट की वैल्यू क्या चेंज होगी? तो आंसर नहीं होगी, क्योंकि डीसी में क्या होता है, कांस्टेंट करंट जाता है, और अगर करंट चेंज नहीं होगा, यानी करंट अगर कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ पर कोई फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा ही नहीं। मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं बनेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि चेंज इन करंट वगैरह कुछ ये चीज हमें देखने को मिलेगा नहीं। तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करेगा जैसे कि एक वायर सिंपली काम करता है। तो ध्यान रखना जरा, यहाँ पर बोल रखा है कि कब एक इंडक्टर जो है वो कंडक्टर के जैसे सर्किट में काम करता है, तो आंसर है व्हेन डीसी सोर्स इज अप्लाइड इन द सर्किट। ठीक है, जब डीसी सोर्स को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको डिटेल में बताता हूँ यहाँ पर, तो इसको जरा समझो। देखो, जैसे हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास एक इंडक्टर है। ठीक है, इसको हमने एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये एसी सोर्स जो है इसमें कंटिन्यूसली करंट की वैल्यू क्यों वेरी कर रही होती है? कैसे वेरी कर रही होती है? तो हम जानते हैं कि जो इसमें वोल्टेज या करंट रहता है वो इस हिसाब से चेंज होता रहता है, यानी कभी पॉजिटिव है कभी नेगेटिव है, पॉजिटिव है नेगेटिव है ना, यानी इसका मैग्नीट्यूड देखो, कभी बढ़ रहा है, फिर मैक्सिमम होगा, फिर कम होगा, फिर नेगेटिव में बढ़ेगा, फिर कम होगा, ऐसे चलते जाता है। तो यानी कि एसी में हमेशा करंट की वैल्यू वेरी कर रही होती है, और वेरी करने की वजह से क्या होता है कि इसके अंदर जो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सब चेंज हो रहे होते हैं। वो कैसे? तो हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला, याद होगा क्या, E इज इक्वल टू माइनस का एल डी फाइव बाई डी टी। ई इज इक्वल टू माइनस का एल डी आई बाई डी टी, यहाँ पे करंट की टर्म में था माइनस का एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये एल क्या था, ये एल यहाँ पे था हमारे पास इंडक्टेंस। क्या आता है? इंडक्टेंस। ठीक है, अच्छा, ये क्या है, डी आई बाई डी टी, ये है चेंज इन करंट। अगर चेंज इन करंट हमारे पास जीरो हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास ईएमएफ है ना, वो भी जीरो हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना कि जब भी हमारे पास जो करंट है, चेंज इन करंट है, वो जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बिल्कुल क्या करेगा, वैसे ही काम करेगा जैसे कि एक हमारे पास कंडक्टर काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इंडक्टर कंडक्टर के जैसे तभी काम कर सकता है जब हमने डीसी सोर्स लगाया हुआ हो। ठीक है, आया समझ ये क्वेश्चन? ये एमसीक्यूज वगैरह में पूछ हाँ सकते हैं। भैया। हाँ, अब देखो, इसका तीसरा पार्ट भी है, तो तीसरा पार्ट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। An electric lamp is designed to operate at 110 volt DC and 11 ampere current. If the lamp is operated on 220 volt 50 hertz AC source, what a coil in series, ठीक है, with a coil in series, then find the inductance of the coil. हमें क्या फाइंड करना है? इंडक्टेंस फाइंड करना है, यानी हमें L की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे हम? ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है एक इलेक्ट्रिक लैंप है, इज डिजाइन टू ऑपरेट एट 110 वोल्ट। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, वोल्टेज गिवन है, वो कितना है, 110 वोल्ट है, और करंट क्या दे रखा है यहाँ पर दे रखा है आई की वैल्यू 11 एम्पियर। इफ द लैंप इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, अगर हम इसको क्या करेंगे, 220 वोल्ट पर ऑपरेट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी कितनी यहाँ पे हमारे पास 50 हर्ट्ज है, विद एसी सोर्स विद अ कॉइल इन सीरीज। ठीक है, देन फाइंड द इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें
इसका जो सर्किट है इसे बना रखा है तो वो दिखते हैं। इसमें सर्किट नहीं बना रखा है, चलो कोई नहीं। नहीं है इसमें, देखो यही मैं बताता हूँ, यह जगह भी हमारे पास। इसने क्या बोल रखा है कि हमारे पास वोल्टेज गिवन है, जिसको मैं V1 बोल देता हूँ। V1 कितना था हमारे पास, 110 वोल्ट, ठीक है। और करंट हमें गिवन था 11 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पर ये एक ऐसा जो सर्किट दे रखा है जिसमें हमें देखो कोई भी अगर हम सर्किट ड्रॉ करते हैं, है ना, और इसने सिर्फ एक इंडक्टर लगाया है, कैपेसिटर की बात नहीं करी, कैपेसिटर की अगर बात नहीं कर रहा तो हम कैपेसिटर वाला जो एलिमेंट है यानी एक्सी है उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब रेजिस्टेंस चाहे तुम कैसा भी सर्किट बना लो, रेजिस्टेंस हमेशा होगा ही होगा उसका। क्यों, ऐसा क्यों? रेजिस्टेंस को तुम कभी भी जीरो कर नहीं सकते हो। अगर आइडियल केस लेंगे तब जाके मान सकते हैं रेजिस्टेंस जीरो, लेकिन ऐसा कभी प्रैक्टिकली होगा ही नहीं कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जीरो हो जाए। तो अगर मैं कोई भी सर्किट बनाता हूँ तो उसमें बाय डिफॉल्ट क्या, जैसे अब सर्किट बनाने के लिए हम वायर तो यूज करेंगे, और वायर का कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस हमेशा ऑटोमेटिकली आता ही आता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सर्किट है उसमें मान लिया हमने कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो आ रहा है, और क्योंकि हम एक इंडक्टर भी लगा रहे हैं तो इंडक्टर हम ये ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। और इसको हमने क्या करा है, एक एसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया, तो ये हमारे पास क्या है, एक एसी सोर्स है। अब ये हमारा इंडक्टर है जिसमें हमारे पास ये एक्सएल ये रहेगा। अब क्योंकि हमें यहाँ पर फाइंड करना है इंडक्टेंस, तो हमें मालूम है इंडक्टेंस कैसे मिलेगा। इंडक्टेंस कहीं ना कहीं हमें इस एक्सएल की वैल्यू से मिल सकता है। वो कैसे? तो हमने एक्सएल का फॉर्मूला पढ़ा था। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था? एक्सएल इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। और इसमें ओमेगा जो होता है वो क्या होता है, ओमेगा होता है हमारे पास 2 पाई न्यू एल, ठीक है। तो यहाँ पर हमें एक्सएल से ये एल मिल सकता है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है ना। हमें आर नहीं पता, आर कैसे निकालेंगे? तो आर हम निकाल सकते हैं कैसे? आर के लिए सिंपली जो वोल्टेज दे रखा है पहले वाली कंडीशन पे, जो वोल्टेज दे रखा है और जो करंट दे रखा है उससे तुम क्या करोगे, आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो इसका मतलब आर कैसे मिलेगा, जब V अपॉन में आई करेंगे तो आर इज इक्वल टू के लिए क्या करेंगे, V1 अपॉन में I1। ये सिंपली हम कर लेते हैं। तो V1 कितना है हमारे पास, ये हमारे पास है 110 वोल्ट, और करंट कितना है 11 एम्पियर। तो देखो जरा ध्यान से, हमें मिल गया यहाँ पर क्या कि 10 ओम जो है वो हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया, यानी आर की वैल्यू हमने यहाँ पर पता कर ली, वो कितना है 10 ओम है। ओके, तो ये चीज आ गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद कह रहा है कि वोल्टेज को उसने वेरी करा है, चेंज करा है ना। अब जो वोल्टेज है, नया वोल्टेज जिसको हम V2 बोल रहे हैं, वो कितना है, वो 220 वोल्ट का है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी कितनी यहाँ पे 50 हर्ट्ज की है, और हमें फाइंड करना है एल की वैल्यू। तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ध्यान देना जरा। हमने फिर से क्या है कि फॉर्मूला पढ़ रखा है इम्पिडेंस का, ठीक है। इम्पिडेंस का वो क्या था, तो यहाँ पर Z इज इक्वल टू क्या होता है, Z इज इक्वल टू होता है रूट के अंदर R का स्क्वायर प्लस में XL का स्क्वायर, ठीक है। अब हमें इम्पिडेंस पता है, इम्पिडेंस मतलब इफेक्टिव रेजिस्टेंस, है ना, वो Z पता है, और इसमें ये R की वैल्यू पता है। तो क्या करने वाले हम यहाँ पर, जो इसने हमें वोल्टेज दे रखा है ये V2 कितना 220 वोल्ट। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू पता है हमें, करंट कितना हमारे पास, वो हमारे पास है 11 एम्पियर। V पता है, I पता है, और Z का ये फॉर्मूला रख देंगे। कौन सा फॉर्मूला, तो वही V इज इक्वल टू आई आर, यानी V इज इक्वल टू आई इंटू में Z। तो V क्या रखेंगे, V रखेंगे यहाँ पे हम 220 वोल्ट। करंट I कितना रखेंगे यहाँ पे हम 11, ठीक है। और यहाँ पर रूट में R का स्क्वायर, समझ रहे हो, R कितना हमारे पास, R है 10, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। और इंटू 10 का स्क्वायर प्लस आएगा, 10 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर क्या आएगा, एक्सएल का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पर इस 11 को इसके नीचे भेज दूं मैं,
और यहाँ पर रूट में क्या रह जाएगा, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। एक्सएल को एक्सपेंड कर लो, कैसे एक्सएल को क्या ले सकते हैं, एक्सएल को हम ले सकते हैं 2 पाई न्यू एल का स्क्वायर। ओके, क्योंकि हमें एल चाहिए एट द एंड, इसी वजह से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये कटेगा तो कितना जाएगा 20, इस रूट को इधर भेज दो तो ये क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर। ठीक है, 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचा 100 प्लस में, यहाँ पर इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर ही लेते हैं। 2 पाई न्यू पूरे का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर पाई पे स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास क्या है न्यू, न्यू का स्क्वायर, या फिर ऐसे करते हैं कैलकुलेशन को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, तो स्क्वायर ही रख लेते हैं। ठीक है, बाद में कर लेंगे 2 पाई न्यू एल का स्क्वायर, ये कर लेता हूँ मैं। तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, ये 100 को इधर लेके आते हैं, 100 इज इक्वल टू यहाँ पर 2 पाई न्यू एल का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हम पे, और 400 में से 100 गया तो 300, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 300 इज इक्वल टू 2 पाई न्यू एल का स्क्वायर। अब क्या करोगे, इस स्क्वायर को इधर भेज सकते हो, रूट बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पाई न्यू एल इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 300, 2 पाई न्यू को भेज दो इसके नीचे, तो हो गया और ये सॉल्व। अंडर रूट में 300 अपॉन में 2 पाई न्यू। देखो ध्यान से 300 को रूट से बाहर कैसे ला सकते हैं, तो देखो 3 इंटू में 100 लिख सकते हैं, और 100 को रूट से बाहर लाएंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये आ गया 10 अंडर रूट में 3। 2 पाई, पाई की जगह चलो पाई, यहाँ पे इसने पाई रखा, तुम चाहो तो 3.14 ले सकते हो। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी थी हमें, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज गिवन थी हमें। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10 × 50, 5 तो नहीं 10, तो एल इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन में 10 पाई। ठीक है, ये आ गया अंडर रूट 3 अपॉन में 10 पाई। तो यही देखो एग्जैक्टली हमारे पास यही वैल्यू आई है। और इंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, इंडक्टेंस की यूनिट होती है हमारी हेनरी। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया एल की वैल्यू। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर, समझ आया चीज, समझ आया चीज हाँ मानसी। भैया, ठीक है, आगे समझ। हाँ अब देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर ना इनमें कंफ्यूज मत होना कि इसने कभी वैसे पहले हमेशा अपने मेथड से क्या करने की कोशिश करना, जो फॉर्मूले तुम्हें याद है। और मैंने कहा था कि एक शीट पर ही तो फॉर्मूले नहीं, छोटे छोटे फॉर्मूले लिख लिया करो, क्योंकि एट द लास्ट में रिवीजन जब करोगे ना तो फटाफट से शॉर्ट फॉर्मूले देख के जाओगे तो माइंड में रहेंगे, वरना पूरे पन्ने पलटने पड़ेंगे ये सब, तो फिर बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो जो भी एक सिंगल शीट पे उस पर 3 साइड वो कर लो, जैसे कि होता है ना, जैसे मान लो पूरा ही हमारे पास एक पेज है, तो इसमें हमने क्या करा, यहाँ पर 1 2 3 3 इस टाइप बना लिया, और छोटे छोटे फॉर्मूले लिख लिया करो। ठीक है, उससे क्या होगा वो याद रहेगा। ठीक है, बढ़िया से। अब ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये वाला भी हमने कर लिया इसको। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके और में दे रखा है, क्या है और में दे रखा है यहाँ पर कि draw a label diagram of a step up transformer and describe its working principle. ठीक है, explain any 3 causes for energy losses in real ट्रांसफार्मर। तो देखो सबसे पहले क्या है कि यहाँ पे हमें क्या करना है, एक लेबल डायग्राम बनाना है किसका, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। मुझे बताओ स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। ठीक है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं बताओ। क्या होते हैं हंसी, आर्यन, स्टेप अप ट्रांसफार्मर भूल गए। सबसे पहले ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो कि ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को, यानी एसी वोल्टेज या एसी करंट को एक जगह से दूसरे तक भेजने का काम करता है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा,
ट्रांसफार्मर एक और काम करता है कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और लो से हाई में भी कन्वर्ट करता है, यानी हाई से लो में भी कर सकता है, वो लो से हाई में भी कर सकता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो दो काम करता है, पहले तो इलेक्ट्रिसिटी एसी करंट को ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है। दूसरा काम क्या करता है, हाई से लो या लो से हाई वोल्टेज या करंट को कन्वर्ट करने का काम करता है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर के होते हैं दो टाइप, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर होता है जो कि लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज दे, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या हो जाएगा फिर, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज दे, यानी कई जगह हमारी ऐसे रिक्वायरमेंट होती है कि वोल्टेज को हम बढ़ा दें। जैसे मान लो हम कोई कंपनी चला रहे हैं, अब उस कंपनी में एक बड़ी सी मशीन है, उसको ना 220 वोल्टेज पे मतलब वो काम नहीं कर सकता, उसको चाहिए ज़्यादा वोल्ट, 400 वोल्ट चाहिए। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, तो हम वहाँ पे ट्रांसफार्मर का यूज़ लेंगे और जो लो वोल्टेज है उससे हम हाई में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब कई ऐसी जगह जहाँ पे लो वोल्टेज चाहिए, जैसे कि हमारा मोबाइल फ़ोन मान लो हमें 2.5 वोल्ट पर चार्ज करना है, लेकिन हमारे घरों में तो 220 वोल्ट आ रहा है। अब 220 से 2.5 वोल्ट पर करने का काम कौन करेगा, ट्रांसफार्मर करता है, ठीक है। ट्रांसफार्मर कौन सा, जो हमारे फ़ोन में भी लगे, फ़ोन के उसमें लगा होते हैं या हमारे चार्जर में लगे होते हैं, ठीक है। तो ये जो होते हैं ट्रांसफार्मर, ये हाई से लो या लो से हाई करने का काम करते हैं। तो याद रखना, स्टेप अप नाम में लिखा हुआ है, स्टेप अप मतलब बढ़ाना, ठीक है। तो जो जो लो से हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करे, है ना, वो जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन क्या होगा, जो हाई से लो में कन्वर्ट करे। तो यहाँ पे डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो डायग्राम बड़ा सिंपल है ना। इसका डायग्राम तुम दो तरीके से बना सकते हो चाहो तो, लेकिन सबसे सिंपलेस्ट जो डायग्राम है जो मैंने बताया भी है, वो तुम ये वाला बना सकते हो। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमने ले लिया है सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। और इसके एक साइड में क्या करते हैं हम, ये वायर लगा दिया हमने और इसको कनेक्ट कर देंगे एक एसी सोर्स से। और दूसरी साइड में क्या करने वाले हम, दूसरी साइड में ये हमारा होता है प्राइमरी कॉइल, ठीक है। और ये क्या होता है हमारे पास, सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल पे यहाँ पे आउटपुट ऐसे ले लेते हैं हम, ठीक है। ये हमारा सेकेंडरी कॉइल। अब क्या होता है, यहाँ पर जितना भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा या इंड्यूस होगा, वो सब का सब वो सारा सारा इससे लिंक करेगा, ये हम इसमें मानते हैं, जिसके लिए हम प्रैक्टिकली तो क्या करते हैं, वैसा बनाते हैं कॉइल जिसके अंदर हम प्राइमरी को लपेटते हैं, उसके ऊपर ही हम सेकेंडरी को भी लपेटते हैं, ठीक है। तो तुम सिंपल से ये बना सकते हो। अब इसने बोला कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप अप में सेकेंडरी वाले के नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, याद रखना, जिसमें हमें वोल्टेज को बढ़ाना है या घटाना है उस हिसाब से हम नंबर ऑफ टर्न्स रखते हैं। अगर हमें वोल्टेज को बढ़ाना होता है तो यहाँ पे सेकेंडरी वाले में नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देते हैं इसके कंपैरिजन में, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा हम थोड़ा सा ज़्यादा दिखा सकते हैं। अगर ये स्टेप डाउन होता तो इसमें कम होते इसमें ज़्यादा होते, तो यहाँ पे हम थोड़े से ज़्यादा बना देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये कौन सा ट्रांसफार्मर है हमारा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, बताओ, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल क्या था, याद है। म्यूचुअल इंडक्टेंस। यस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहो तो क्या कर सकते हो कि व्हेन फ्लक्स लिंक्ड विद सॉरी क्या बोलेंगे इसमें कि व्हेन AC current is given to the primary coil, then flux induced and all the flux linked with the primary coil links with the secondary coil. ठीक है. So due to this a current is induced in the secondary coil. ठीक है. So it works on the principle of mutual inductance. तो ये क्या काम करता है, mutual inductance के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सिंपल म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी जितना फ्लक्स पहला वाला कॉइल प्रोड्यूस करेगा वो सारा सारा क्या करेगा, दूसरे वाले के साथ लिंक होता है, ठीक है। और फिर वही काम क्या करेगा, अब सेकेंडरी वाले से जो फ्लक्स वो होगा वो प्राइमरी में जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक आइडियल केस से चलते हैं, जितना फ्लक्स प्राइमरी से लिंक हो रहा है वो सेकेंडरी से लिंक हो रहा है, ओके। तो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके, म्यूचुअल इंडक्शन। एक्सप्लेन एनी थ्री कॉजेज फॉर एनर्जी लॉसेस इन रियल ट्रांसफार्मर। बताओ एनर्जी लॉसेस कौन कौन से थे, याद है।
एनर्जी लॉस में भैया पहले तो इसमें फ्लक्स लॉस होता हाँ, था वेरी गुड, फ्लक्स लॉस और कॉपर लॉस होता था हाँ दूसरा कॉपर लॉस, ठीक है, और तीसरा और साउंड लॉस। साउंड लॉस होता है, और भी है एक और, तीसरा साउंड लॉस के बाद एक होता है आयरन लॉस, जिसको हम बोलते हैं एडी करंट, आयरन लॉस या एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, ठीक है। और एक होता है हमिंग, है ना, जो आवाज आती है, तो वो भी होता है हमिंग, ठीक है। और एक हिस्टेरिसिस भी होता है, बट यहाँ पे समझ है फ्लक्स लॉस क्या होता है। फ्लक्स लॉस का मतलब है कि जितना भी पहले कॉइल के साथ फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है वो सारा सारा लिंक नहीं कर रहा सेकेंडरी से, पहला। कॉपर लॉस क्या होता है, तो जो हमने ये वाइंडिंग करी है, यानी जो हमने वायर लपेटा हुआ है वो किसका बना है, कॉपर का बना हुआ है। और कॉपर एक मेटल है, मेटल का रेजिस्टेंस होगा तो हीट ही प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस होता है। तो उस कॉपर की वायर से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसका लॉस हो रहा है, तो इसीलिए क्या बोलते हैं यहाँ पे कॉपर लॉस। और यहाँ पर जो हमारे पास साउंड लॉस, सॉरी साउंड लॉस तो हमिंग में ही आ गया ना, ये वाला हमिंग में ही है। तो साउंड लॉस क्या होता है, इसमें जो प्लेट्स हैं, यानी जो यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर की प्लेट्स हैं वो कंटिन्यूसली मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज हो रही है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट और रिपल कर रही है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस होता है, तो उसको बोलते हैं साउंड लॉस या फिर हमिंग। ओके, अब ये आयरन लॉस क्या होता है, आयरन लॉस होता है जो ये हमारे पास सॉफ्ट मेटालिक प्लेट्स हैं, सॉफ्ट आयरन कोर की प्लेट्स हैं, ये बार बार मैग्नेटाइज्ड और डीमैग्नेटाइज्ड हो रही हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर हीट की फॉर्म में लॉसेस होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडी करंट लॉस, वहाँ पे एडी करंट बनते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ लॉसेस हैं, तो ये याद रखना, आयरन लॉस यानी एडी करंट लॉस, कॉपर लॉस यानी कॉपर वायर की वजह से जो हीटिंग लॉस होता है, फ्लक्स लॉस बता दिया, और साउंड लॉस या हमिंग, तो ये होते हैं कुछ लॉसेस, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी 3 लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये हो गया हमारे पास। अगला हमारे पास क्या क्या रखा है, इसमें दूसरा पार्ट जो है, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर कन्वर्ट्स अ लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज, बिल्कुल सही है कि ये क्या करता है, लो से हाई में कन्वर्ट करता है। डज इट वॉलेट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एक्सप्लेन, कह रहा है क्या ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो नहीं कर रहा है क्या, मतलब हम अभी क्या बोल रहे हैं कि ये लो वोल्टेज, मतलब लो वोल्टेज, जो वोल्टेज एक टाइप की एनर्जी है, तो ये लो वोल्टेज यानी लो एनर्जी से हाई एनर्जी में कैसे कन्वर्ट कर रहा है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर हमने पढ़ा था कि एक आइडियल ट्रांसफार्मर केस में जो हमारे पास इनपुट पावर होता है वो आउटपुट पावर के इक्वल होता है ना। और पावर के फॉर्मूले हमने पढ़ा था वोल्टेज इनटू करंट, वी आई, ठीक है, वोल्टेज इनटू करंट, ये इनपुट वाला है तो यहाँ पे मैं वन वन लगा लेता हूँ, यहाँ पर ये आउटपुट वाला है तो उसको हम टू टू लगा लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज हम क्या देखते हैं कि अगर मैं रेशियो ले लूँ, रेशियो कैसे, तो इस वोल्टेज को इसके नीचे भेज दें, करंट को इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा V1 अपॉन में V2 इज इक्वल टू I2 अपॉन में I1, ठीक है, ये आता है। अब यहाँ पर हमने बोला कि हम क्या कर रहे हैं, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कर रहे हैं। अगर हम लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज कर रहे हैं तो वहाँ पे एक और पैरामीटर है जो कि चेंज हो रहा है, वो कौन सा है, करंट, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखना, यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो होता है, ठीक है, ये डिसओबे नहीं हो रहा, मतलब ऐसा नहीं कि हम वायलेट कर रहे हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो कैसे, क्योंकि कोई एक चीज अगर बढ़ रही है तो कोई एक दूसरी चीज घट भी रही है। जैसे इस केस में हमने क्या बोला कि हमारा लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज में जा रहा है ना। अब लो वोल्टेज यानी कि अगर हम इस साइड वाले वोल्टेज को कम कर रहे हैं और इस साइड वाले वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, हम बढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेटली अगर इधर का वोल्टेज बढ़ा तो इधर का करंट क्या होगा, इधर का करंट घट जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर ये वाला जो करंट होगा ये क्या करेगा, डिक्रीज होगा, यानी वोल्टेज बढ़ाओगे इस साइड में तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। और यहाँ पे वोल्टेज को घटाएंगे तो इनडायरेक्टली करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ओवरऑल क्या रहेगा, हमारे पास ये दोनों इक्वल ही रहेंगे, मतलब जितनी एनर्जी इधर है उतनी की उतनी एनर्जी यहाँ भी रहेगी। यानी यहाँ पर क्या होगा, किसी एक चीज को, किसी एक वोल्टेज को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो उसके साथ वाला चीज क्या हो, घट रहा होता है। यानी तभी तो हमने बोला कि अगर हमें जो एसी करंट या एसी वोल्टेज है उसको लॉन्ग डिस्टेंस पर भेजना होता है तो हम क्या करते हैं, हाई वोल्टेज कर देते हैं। हाई वोल्टेज कर देते हैं तो करंट की वैल्यू क्या होती है, मिनिमम हो जाती है। अब करंट की वैल्यू मिनिमम हो जाती है तो जिसकी वजह से हीट लॉस कम होता है। हीट लॉस कैसे, तो हमने हीट एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, H इज इक्वल टू क्या होता है,
आई स्क्वायर आर टी। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू अगर हम कम कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग वोल्टेज, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली हीट लॉस कम हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं टू ट्रांसफर एसी करंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस विद मिनिमम लॉस। लॉस तो ऐसा नहीं कि पूरी तरह से हम जीरो ही कर दें, लेकिन हम लॉस को कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? वोल्टेज को बढ़ा करके, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज करते हैं तो वहाँ पे एनर्जी को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वोल्टेज बढ़ रहा होता है तो साथ साथ में उसका रिस्पेक्टिव करंट घट रहा होता है। ठीक है, और जहाँ पे वोल्टेज घट रहा है वहाँ पे इसका मतलब करंट जो है बढ़ रहा होता है। तो हम किसी भी तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। समझ आ गई ये चीज? समझ आया मानसी? हाँ भैया। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी थ्योरी भी लिखी पड़ी है। हाँ, ये रहा हमारे पास फ्लक्स लॉस। ये रहा फ्लक्स लीकेज या फ्लक्स लॉस, रेजिस्टेंस ऑफ वाइंडिंग जिसको हमने कॉपर लॉस बोला, एडी करंट यानी कि हमने आयरन लॉस जो बोला, हिस्टैरिसीस, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, ये था। ठीक है। अच्छा, उसने बताया यहाँ पर क्या कि हम वॉयलेट कर रहे हैं कि कह रहे हैं नो, है ना? कैसे नहीं वॉयलेट करें? तो करंट चेंजेस करस्पॉन्डिंग, करंट भी जो है वो चेंज हो रहा है। सो दी इनपुट पावर इज इक्वल टू दी आउटपुट पावर, जो कि हमने वहाँ पे पढ़ा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें एक और पार्ट है, उसको देखते हैं। क्या बोला है इसने? तो देखो जरा। ये है न्यूमेरिकल हमारे पास, ये हमने कर लिया था। अब इसका ये न्यूमेरिकल क्या कह रहा है? A step-up transformer has 200 and 300 turns in its primary and secondary coil। मतलब प्राइमरी वाले कॉइल में कितना है? 200 है। प्राइमरी वाले कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स क्या है? 200। तो इसे मैं एनपी बोल देता हूँ। एनपी मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन दी प्राइमरी कॉइल। तो वो क्या है? 200 है। और ये क्या है? 300 नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल। अब देखो सेकेंडरी के नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, 300 है यहाँ पे। तो इसका मतलब समझ गए कौन सा ट्रांसफार्मर है ये? स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। अगर सेकेंडरी में कम होता तो स्टेप डाउन होता। तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी सेकेंडरी के गिवन है। द इनपुट वोल्टेज गिवन टू द प्राइमरी। अब इनपुट वोल्टेज जो प्राइमरी को दिया गया यानी वीपी, वो हमें मालूम है वो कितना है? 90 वोल्ट है। कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। हमें क्या निकालना है? हमें आउटपुट वोल्टेज निकालना है सेकेंडरी पर। ठीक है, इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, करंट हमें गिवन है सेकेंडरी कॉइल में, है ना? वो कितना है? वो है 2 एम्पियर। ठीक है, द करंट इन द प्राइमरी कॉइल। अच्छा, करंट भी हमें फाइंड करना है प्राइमरी कॉइल में। तो हमें यहाँ पर आईपी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सिंपल है, हमें क्या चीजें निकालनी है? हमें निकालना है यहाँ पर, हमें यहाँ पर निकालना है एक तो आईपी मतलब करंट इन दी प्राइमरी कॉइल। दूसरा हमें निकालना है यहाँ पर वीएस यानी वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल। तो इसके लिए हमें फॉर्मूला पता रहना चाहिए। क्या था? वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स में रिलेशन। तो हमने पढ़ा है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। एक और चीज क्या, कि जो हमारे पास वोल्टेज करंट का रिलेशन है वो कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। वोल्टेज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक है, तो ध्यान रखना वोल्टेज जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, अब वोल्टेज जो होता है वो करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स निकालता हूँ। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स दे ही रखा है इसने। हम निकालेंगे यहाँ पर क्या? वोल्टेज, वोल्टेज इन सेकेंडरी। तो ये निकालते हैं। तो पहले वाले पार्ट में हम कैसे निकालेंगे? तो ध्यान देना, प्राइमरी का जो वोल्टेज होगा, है ना, और सेकेंडरी का जो वोल्टेज होगा वो किसके इक्वल होगा? तो प्राइमरी का वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी के इक्वल होता है, और सेकेंडरी का वोल्टेज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी होता है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ये इक्वल होते हैं। वीपी इज इक्वल टू एनपी और वीएस इज इक्वल टू एनएस। ठीक है, तो इनका रेशियो बराबर होता है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं हम? हमें निकालना है यहाँ पर वीएस की वैल्यू। वीएस कैसे निकालेंगे? तो वीएस को इधर भेज दो, बाकियों को इधर भेज देते हैं। तो क्या आ जाएगा? हम पे वीएस को इधर भेजा हमने, तो वीएस, ये एनएस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वीपी इंटू एनएस, और ये एनपी चला जाएगा नीचे। एनपी सिंपली हमने क्या करा? वीएस को अलग करा और बाकियों को यहाँ पुट कर दिया। तो वीपी, वीपी कितना है हमारे पास? वीपी इज 90। 90 एनएस क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 3000।
तो ये हम पे 3000 ठीक है। और एनपी क्या नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 200, तो 200 तो इसको काट लेते हैं, 1 0 से 1 0 चला गया, ये 1 0 यहाँ से चला जाएगा और यहाँ पर कट रहा है, इसको काट देता हूँ मैं, 2 1 2 2 10 0 ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0, ये आ गया हम पे ठीक है। यानी वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कितना है 1350 वोल्ट ठीक है। तो यहाँ पर वैसे भी ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, तो ये लो वोल्टेज से क्या करा हाई वोल्टेज कर, देखो कितना डिफरेंस है, 90 वोल्ट से सीधे हमने क्या करा 1350 वोल्ट कर दिया। तो ये हमारा क्या मिल गया आउटपुट वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, दैट इज 1350 वोल्ट। करंट निकालना है, करंट के लिए कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला। कैसे निकालोगे, तो देखो ध्यान से ये याद रखना कि यहाँ पर वी पी अपॉन में वी एस इज, चाहो तो नंबर ऑफ टर्न्स के हेल्प से भी निकाल सकते हो, वोल्टेज से भी निकाल सकते हो। वोल्टेज करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब इसका वीपी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, आईपी के, इसका वीएस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा आईएस के ठीक है। यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेंगे तो ऐसा हम रेशियो लिखते हैं। तो ये दो हमने डिराइव ही कर रखा ट्रांसफार्मर के उसमें फॉर्मूले से, तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और न्यूमेरिकल आया तो यहाँ पे इन्हीं से ही पूछे जाते हैं। अब क्या है कि हमें फाइंड करना है यहाँ पर आईपी की वैल्यू, आईपी ये रहा, तो आईपी को इधर भेज देते हैं, बाकियों को इधर भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा आईपी इज इक्वल टू, ये आईपी को मैंने इधर भेजा, वीपी को नीचे भेज देते हैं, तो ये आ जाएगा आई एस अपॉन में वीपी, और ये वी एस इधर मल्टीप्लाई में चला गया, तो वी एस, तो देखो क्या करेंगे, आई एस सेकेंडरी का करंट कितना है 2 एम्पियर है, और वोल्टेज सेकेंडरी का कितना है, वोल्टेज सेकेंडरी का जस्ट अभी निकाला था हमने 1350 था, तो 1350 नीचे वीपी प्राइमरी का वोल्टेज कितना है, प्राइमरी का वोल्टेज है 90, तो इसको 1 0 से काट लेते हैं, 9 और 9 पंजे 45, 15 दूनी 30, 30 एम्पियर। तो देखो ध्यान से करंट कितना हो गया 30 एम्पियर ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया ठीक है, कोई डाउट तो नहीं इसके अंदर। नहीं भैया भैया इसमें जो वैल्यू है वोल्टेज की, ये सिर्फ 135 होगी शायद, एक बार रीचेक करना। 135 135 चेक करता हूँ, 0 नहीं नहीं, ये वाले दे रखा है 1350 ही है ठीक है। देखो 30 एम्पियर है करंट और वोल्टेज हमारा 1350 है ओके, यही यूज करेंगे ना, सारी वैल्यू देखो गिवन है ठीक है, कोई डाउट तो इसमें नहीं। नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल 3000 है कि 300 है? 3000 है, 3000 बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिया ना हमने, तभी हमारा वोल्टेज इतना ज्यादा है, 3000 मैंने ही तो है। 300 लेके कर दिया था तो गलत आ गया। ठीक है ठीक है। ठीक तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं, क्या बोल रखा है इसमें 33 के ए वाले पार्ट में, अ रे ऑफ लाइट passes through a triangular prism, show graphically how the angle of deviation varies with the angle of incidence, hence define the angle of minimum deviation। तो यहाँ पर हमें मिनिमम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ये बताना है, और साथ ही साथ में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि अगर हमारे पास कैसा प्रिज्म है, यहाँ पर ट्रायंगुलर प्रिज्म दे रखा है इस तरह का, अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, शो ग्राफिकली शो करो हाउ द एंगल ऑफ डेविएशन वेरीज विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसके लिए ना हमारे पास एक ग्राफ था, ये मैंने जब डेरिवेशन जब कराया था इसका, तो मैंने इसका ग्राफ भी बनवाया था, क्या होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में और उसके बीच में, ये ग्राफ हमारा कैसे जाता है इस टाइप का, ये ऐसा ग्राफ जाता है ठीक है। इस पर हमारा
एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू किसके हो जाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के। ठीक है, ये मैं ग्राफ अच्छा से ग्राफ यहाँ बना रखा है तो मैं वही दिखाता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, इस टाइप का होता है। ये रहा, देखो साफ सुथरा सा ग्राफ है, नीट एंड क्लीन। तो इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, इस टाइप का ग्राफ होता है। अब इस ग्राफ को समझ लो, यहाँ पर एक साइड में हम क्या बनाते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, और ये क्या है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, डेल जिसको हम बोलते हैं। तो ये तुम्हें क्या करना है, ये इस टाइप का ऐसे ग्राफ हम लेते हैं। ये जो हमारा पॉइंट होता है ना, यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है ना, मतलब ये कह सकते हो कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और इमर्जेंट एंगल। इमर्जेंट एंगल क्या होता है, जो बाहर निकलने वाला जो हमारे पास रे होता है, वो जो एंगल बनाता है। ठीक है, याद होगा प्रिज्म का जो हमने बनाया था उसमें इसको तो इंसिडेंट रे बोल रहे थे, और ये ऐसे गया फिर ये बाहर चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट, इमर्जेंट रे। और ये क्या होता है हमारा, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो यहाँ पर इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा ये होता है हमारा आई, यहाँ पर इस नॉर्मल के साथ जो बनाता है ये हमारा क्या होता है, ये होता है इमर्जेंट रे ई। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये ऐसा पॉइंट होता है जहां पर हमारा I इज इक्वल टू ई हो जाता है, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, तो ये हमारा ऐसा ग्राफ दिखता है। तो ये ग्राफ ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई बार। ओके, अच्छा अब इसमें, भैया इसका तो प्रैक्टिकल भी किया था। अच्छा इसका हाँ प्रैक्टिकल भी हुआ होगा बिल्कुल, ये ग्राफ बनाने उसमें करते हैं प्रिज्म के थ्रू, प्रैक्टिकल किया हुआ। अब देखो इसमें वही पहले वाले पार्ट में यही करना है, हमें ग्राफ बनाना है और डिफाइन करना है क्या, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। सो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कैसे डिफाइन करोगे, इट इज द एंगल एट विच एंगल ऑफ इंसिडेंट बिकम इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, तो सिंपल है, इजी है। अब ये वाला जो हमारे पास है दूसरा पार्ट, इसको देख लेते हैं। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट normally on a refracting face of a prism angle A and suffers a deviation of angle del. Prove that the refractive index n of the material of the prism is given by this. ठीक है, यानी जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उस प्रिज्म का वो एन ले रहे हैं यहाँ पे हम, वो एन किसके इक्वल होना चाहिए, एन इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ए प्लस में डेल अपॉन में साइन ऑफ एंगल ए। तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, बस देखो डेरिवेशन जो हमने करा था क्या, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, वो वाला डेरिवेशन तो है ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग कर दिया इसने। क्या अलग करा है, तो ध्यान देना, यहाँ बोल रहा है कि a ray of light is incident normally on a refracting face of a prism angle A। तो यहाँ पर हमें ये एक प्रिज्म दे रखा है और यहाँ पर हम लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं नॉर्मली। ठीक है, ये हम ऐसे लेके आ रहे हैं और ऐसे हमने इंसिडेंट कराया, यानी ये 90 का एंगल बना रहा है। अब 90 का एंगल अगर बनाएगा तो ये क्या करेगा, ये सीधे सीधे चला जाएगा। ठीक है, ये सीधे सीधे अगर जाएगा तो यहाँ पर टकराएगा। अब यहाँ से टकराने के बाद क्या होगा कि ये यहाँ पर बाहर निकलेगा। ठीक है, ये मुड़ जाएगा कुछ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा इमर्जेंट एंगल ई है। ठीक है, तो ये हमारे पास है एंगल ए जिसको हम प्रिज्म एंगल बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर कितना डेविएशन हुआ है ना, वो चीज़ हमें यहाँ पर बताना है। डेविएशन कैसे निकालेंगे, तो इस रे को हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर इस तरह का हमें डेविएशन दिखता है। ठीक है, तो उसके लिए एक्सप्रेशन बताना है। तो ये वाला एक बार ट्राई करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं कल बताऊंगा क्योंकि अभी थोड़ा टाइम हो गया। ओके, तो इसको हम कल करते हैं और इसको पहले ट्राई करना एक बार खुद से। ठीक है, कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि जो हमने डेरिवेशन करा था
उसमें बस थोड़ा सा चेंज करा है इसने, बस इसने कंडीशन दे दी है कि 90 से एंटर कर रहा है, ठीक है। और करोगे तो आसानी से हो जाएगा। वैसे इसमें थोड़ा बहुत ट्विस्ट डाल देता है और कुछ नहीं है, वही कॉन्सेप्ट पर ही बेस्ड। ओके, इसका एक और पार्ट शायद दे रखा है मेरे ख्याल से। हाँ, ये भी वाला ट्राई कर सकते हो। ओके, बस ये दो ही क्वेश्चन रह गए इसमें 5 मार्क्स वाले, दोनों ही ट्राई करना, ठीक है। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, तो ये तो वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इसको हम कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके।